हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आर यू गाइस इंटरेस्टेड? लेट्स सी विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन से पहले कि बफर क्या होते हैं और आइसोटोनिसिटी क्या होती है, जिसके बाद आप इजीली ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बफर्ड आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बफर्स क्या होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं उनके खुद के पीएच में चेंज। ठीक, जो उनका खुद का पीएच होता है उसमें वो रेजिस्ट करते हैं चेंज जब उनके अंदर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस ऐड करते हैं। ठीक, या फिर आप सिंपली सा बोल सकते हो कि बफर्स आर दो सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द पीएच चेंज or change in pH on adding small amount of acid or base। small amount of acid or base या फिर आप बोल सकते हो 1 यूनिट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो हो गया बफर कि बफर क्या होते हैं एक्चुअली। ठीक, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। सो जैसे अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, तीसरा होता है हाइपरटोनिक। ओके, सो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जब वर्ड को हम डिसोशिएट करते हैं, जब उसको हम तोड़ें अगर, तो आप देखोगे कि आइसोटोनिक में आइसो जो है ये वर्ड आता है, हाइपोटोनिक में आता है हाइपो, और हाइपरटोनिक में आता है हाइपर, और टोनिक टोनिक टोनिक। दिस इज सेम इन ऑल ऑफ देम। सो आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, मतलब आइसो का मतलब सिमिलर ही है, सिमिलर काइंड ऑफ नहीं बोल सकते, सेम ही है विदाउट एनी चेंज, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ठीक, या फिर उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक, कम, और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। मतलब कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम नहीं होगा। आई मीन आइसोटोनिक है ना, तो सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन सेम रहेगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये जो सेल होगी, सेल के कंपैरिजन में जो टोनिसिटी होगी वो सेम रहेगी। या फिर आप बोल सकते हो कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। ठीक, एग्जांपल के तौर पर इस पर समझिए कि क्या होता है। एक्चुअली में जब एक सेल है, एक बीकर के अंदर हमने एक सेल लिया, ठीक, ये पूरी कहानी समझोगे ना जब आप, तो आपको ये हीमोलाइटिक मेथड है ना वो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। यहां पे हमने एक सेल लिया है, वो कोई सी भी सेल हो सकती है, और यहां हीमोलाइटिक मेथड के केस में हमने उसको एक पर्टिकुलर आरबीसी लिया है। ठीक, बाकी जो सब यहां हो रहा है वही सब वहां हो रहा है। अभी देखो आपको समझाता हूं कैसे। यहां पे आइसोटोनिसिटी में क्या हुआ, जब हमने किसी सेल ए, मान लीजिए कोई भी सेल है, उसको सॉल्यूशन के अंदर रखा, तो सेल जैसी थी वैसी की वैसी ही है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है सेल के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं जैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मतलब हाइपो मतलब कि जो टोनिसिटी है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है वो कम है सेल के अंदर। जो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है, जो बाहर का सॉल्वेंट है सेल के आउटसाइड का एनवायरनमेंट का, वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और सेल जो होगी वो फूलने लगेगी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप ले सकते हो कि जो आप बोल सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए मुनक्का जो होता है, जिसको वो मुनक्का को जब हम पानी में डालते हैं तो उसको क्या होता है, रिंस जो होता है उसको जब रिंस करके डालते हैं, रेजिन को जब रिंस करके उसके पानी के अंदर डाल देते हैं, रहता वो छोटा सा एकदम सिकुड़ा हुआ, लेकिन जैसे सुबह के टाइम पे आप देखोगे वो फूल जाता है। सेल तो कम थी, पर उसके अंदर क्या हुआ कि सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम था, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर कम था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सॉल्यूट का जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहां से सॉल्वेंट निकल के अंदर की तरफ गया सेल में, और सेल स्वेल हो जाती है। ये होती है सेल स्वेलिंग, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि
अगर हाई टोनिसिटी होती है, इसमें क्या होगा कि टोनिसिटी हाई होती है। जब आप इस सेल में इस तरह के जो सॉल्यूशन है, इस तरह के सॉल्यूशन में जब आप किसी भी सेल को डालते हो तो सेल के अंदर जो पानी है या सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो सेल से बाहर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल जो होती है प्लाज्मलाइज हो जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। ठीक, इट्स लाइक कि जैसे इसका उल्टा, जैसे कि यहाँ रिंच जो थी, रिंच को पानी में डाला तो फूल गई, लेकिन अब क्या करें हम अंगूर को लें, अंगूर को अगर आप क्या करो सॉल्यूशन में डाल दो NaCl के सॉल्यूशन में, सुबह तक वो सिकुड़ जाता है। ट्राई करके देखना आप लोग घर पर। तो ये जो होती है ना, ये होती है प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल। तो दिस इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आपको ये समझ में आ गया कि बफर क्या होते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया कि आइसोटोनिसिटी क्या होती है। नाउ वी जंप ऑन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे बफर, जब आप उनको शरीर के अंदर पुट करते हो तो जो आपका शरीर है या जो आपकी बॉडी फ्लूइड है उसकी टोनिसिटी को वो मेंटेन करके रखते हैं, आइसोटोनिसिटी को उसकी मेंटेन करके रखते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, या सेल के अंदर का जो प्रेजेंस है टर्गर प्रेशर, उस टर्गर प्रेशर को वो मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज नहीं होती है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, पैथोफिजियोलॉजी में जब आप सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डैमेज किस तरह से होती है और रिकवर किस तरह से होता है, तो वहां पे भी एक छोटा सा पोर्शन आपका आइसोटोनिसिटी वाला, वहां पर भी एक छोटा सा पोर्शन आपको मिलेगा। ठीक, तो आप इस तरह से पढ़ना, कोरिलेट करके जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हमको क्यों जरूरत पड़ी। ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि हमको बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन चाहिए। बफर से भी तो काम चल रहा था, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्यों चाहिए थे। आइसोटोनिसिटी मतलब कि पर्टिकुलर जो आइसोटोनिसिटी है बॉडी फ्लूइड की, उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए था बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की एप्लीकेशन क्या क्या होती है, जो सबसे मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि बफर आइसोटोनिसिटी जो होती है, बफर जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट या फिर उसको मेंटेन करके रखते हैं फॉर मैनी डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का क्या मतलब होता है, डोजेस फॉर्म का मतलब होता है किसी भी ड्रग को एक्सिपिएंट के साथ मिला के या फिर किसी भी ड्रग को एक नए फॉर्मुलेशन के साथ में देना है, या फिर आप उसको इस तरह से दो कि उसको एक फॉर्मुलेट करो जाओ, तो वो होता है डोजेस फॉर्म। जस्ट लाइक जैसे कि आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड, आप सीएफ फिजिक्स में आप पढ़ते हैं और सॉलिड डोजेस फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद में जो आने वाले सेमेस्टर्स हैं उनमें आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सो अब जैसे अगर हम बात करें कि जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस जो होते हैं, उन सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के लिए उनकी आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए रहता है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, उसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो लोशंस होते हैं, ओपन वुंड होता है, मान लीजिए आपके कोई कट लग गया या कोई घाव लग गया, उस पर लगाने के लिए अगर आपको कोई क्रीम दी जाए जो कि आपके आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है, आपके बॉडी सेल्स के इक्वल है, तो आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए अगर वो आइसोटोनिक नहीं हुई या उसका पीएच जो है वो कम है, पीएच या ज्यादा है, अल्कलाइन, हाईली अल्कलाइन है, हाईली एसिडिक है, तो जब आप स्किन के ऊपर लगाओगे तब वो इतना इरिटेट नहीं करेगा जितना वो ओपन वुंड के अंदर ऊपर करेगा, तो दैट विल बी हाईली इरिटेट फॉर यू। ठीक, तो इसीलिए उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। जो पेरेंटरल प्रोडक्ट्स होते हैं या पेरेंटरल प्रिपरेशंस या फिर पेरेंटरल प्रिपरेशंस, ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनको आप सीधा ब्लड वेसल्स के अंदर इनपुट करते हो, तो उनके लिए जस्ट लाइक इंजेक्शंस, ठीक, तो वो कहलाते हैं पेरेंटरल प्रिपरेशंस। अब जैसे अगर हम बात करें कि इंट्राथीकल इंजेक्शंस, इंट्राथीकल इंजेक्शन जब आप कोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी जब आप पढ़ोगे फोर्थ सेमेस्टर के अंदर स्टार्ट होगी जब आपकी, तब आपको समझ में आएगा कि इंट्राथीकल का एक्चुअली में क्या मतलब है। इंट्राथीकल का मतलब है इंजेक्शंस, ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनको जो आपका ब्रेन या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन होता है, जब आप वहां पे अप्लाई करते हो तो दैट इज द इंट्राथीकल इंजेक्शंस। ओके, अब एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, जैसे कि नेजल ड्रॉप्स होती है, नेजल ड्रॉप्स के लिए जो एक्वस सॉल्यूशंस होती है, या फिर आई ड्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर जो ड्रॉप्स होती हैं जनरली उनके लिए जब आप एक्वस सॉल्यूशन अप्लाई करते हो तो वहां पे भी आइसोटोनिसिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। मान लीजिए मैंने आपको कोई सपोज करिए कि मैंने आपको कोई ईयर ड्रॉप दिया या आई ड्रॉप दिया, अब वो बफर आइसोटोनिक नहीं है आपकी बॉडी के सेल के, तो उस समय पे क्या होगा, जब आप उसको अप्लाई करोगे, जब उसको अपने आई में अंदर इनपुट करोगे तो क्या होगा, अगर वो हाईली अल्कलाइन हुआ, मान लीजिए अगर वो हाइपरटोनिक हुआ
तो क्या करेगा, आपकी सेल की जो आई की जो आउटर मोस्ट कॉर्निया है लेयर, उसको डैमेज करेगा वो, ठीक। या फिर अगर वो हाइपोटोनिक हुआ तो भी डैमेज करेगा, स्वेलिंग कर देगा, ठीक। तो डेट विल मतलब कि दोनों केसेस में आपको नुकसान करेगा। लेकिन जब वो आइसोटोनिक होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और आपकी आई को इजीली ट्रीट किया जा सकता है, ठीक। ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स की अगर बात करें, ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स, ठीक, आप समझते हैं आईज में डालने के लिए जो होता है उनके लिए ऑप्थेल्मिक ड्रॉप्स। अब यहां पे एक नोट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जो सबसे मेन और जो सबसे बेसिक पॉइंट है, जहां से बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप समझना स्टार्ट करोगे, वो ये है कि जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू ब्लड। आपने सैलाइन चढ़ते हुए देखा होगा, आई होप आपने देखा होगा पेशेंट्स को सैलाइन चढ़ते हुए, वो सैलाइन अलग नहीं होता। उस समय क्या होता है कि जब डिहाइड्रेशन की होती है, तो डिहाइड्रेशन के केस में क्या होता है, हम पानी की बोतल चढ़ा देते हैं, है ना, हम पानी की बोतल नहीं चढ़ाते, हम सैलाइन सॉल्यूशन चढ़ाते हैं। और वो सैलाइन सॉल्यूशन में एक्चुअली में कुछ और नहीं होता, दैट इज 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। हम क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक है जब ब्लड के, तो वो ब्लड को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस तो नहीं करेगा, ब्लड की जो कमी हो रही है उसको वो फुलफिल करेगा, मतलब उसकी स्पेस को फुलफिल करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, ठीक। ये है 0.9%, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये याद रखना है, क्योंकि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन थर्ड सेमेस्टर में आपका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना रहेगा। तो अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। जनरली आइसोटोनिसिटी को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स आती हैं। पहली मेथड आती है क्रायोस्कोपिक मेथड और दूसरी मेथड आती है हीमोलाइटिक मेथड। तो मैंने आपसे कहा था कि ये वाला कंसेप्ट आपको जो समझ में आया है, सेम यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होगा, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आरबीसी लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, जैसे सपोज करिए हमने आरबीसी लिया, हमने ये क्या है, ये सॉल्यूशन ले लिया, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन ले लिया और ये आरबीसी की सेल ले ली, अननोन सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है कि आइसोटोनिक है, वी डोंट नो। सो इस केस में क्या करेंगे कि आरबीसी की सेल ली, सॉल्यूशन के अंदर पुट कर दिया हमने। जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर हमने पुट कर दिया, उसके बाद तीन कंडीशंस आती हैं। मान लीजिए अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी से ज्यादा है, आरबीसी से ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा, सेल जो होगी वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगी। इसका मतलब कि उस केस में जो बॉडी फ्लूइड रहेगा वो रहेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। इजी लैंग्वेज में समझाता हूं, हमको कुछ नहीं करना है, एक आरबीसी की सेल लेनी है, सॉल्यूशन के अंदर डाल देना। अगर सॉल्यूशन के अंदर डालने पे सेल अगर श्रिंक होती है तो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, सेल अगर स्वेल हो जाती है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और अगर सेल के अंदर कोई चेंज नहीं आता है तो दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां से आप सिंपली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हीमोलाइटिक मेथड किस तरह से यूज होता है, और उसके बाद में आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन किस तरह से आप इसको यूज कर पाएंगे। सो अब हम देखने वाले हैं सेकेंड मेथड है, जो कि है क्रायोस्कोपिक मेथड। इस क्रायोस्कोपिक मेथड को हम कॉलिगेटिव मेथड भी बोलते हैं। कॉलिगेटिव मेथड का मतलब ये है कि जो भी सॉल्यूशन है या जो भी मटेरियल है, उसकी जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो कहलाता है क्रायोस्कोपिक मेथड। जब आप उनके बीच में जब आप कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है, कॉलिगेटिव मेथड या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका वेपर प्रेशर हो गया, उसका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, और इसके अलावा भी जो है, अगर ये इस तरह पे जब आप कंपेयर करोगे, आपको क्या करना है, सिंपली आपको दो सॉल्यूशन लेने, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है जो कि होगा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, और दूसरा लेना है टेस्ट सॉल्यूशन। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज रहेंगी, वो सब नॉन होंगी, हमको पता होगी ऑलरेडी। तो हमको जब इसकी सारी प्रॉपर्टीज पता रहेंगी, जैसे मान लीजिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट पता होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट पता होगा, इसका वेपर प्रेशर पता होगा, इसका टेम्परेचर डिफरेंस पता होगा, तो जब हमें ये सब चीजें पता है तो इसको सिंपली हम कंपेयर करेंगे इसके साथ में, ठीक। ये जो टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, जैसे टेस्ट सॉल्यूशन हमने लिया, टेस्ट सॉल्यूशन के साथ में हमने 0.9% NaCl सॉल्यूशन ले लिया। इन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है, इन दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंपेयर करने के बाद में अगर उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम आती है, उनके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस नहीं आता, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर 0.9% NaCl सॉल्यूशन का अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, मान लीजिए सपोज करिए कि -0.52 अगर ये वैल्यू आ रही है और जब अननोन है, अननोन की भी यही वैल्यू आ रही है सेम, अगर सेम वैल्यू आ रही है तो वो आइसोटोनिक होगा 0.9% NaCl सॉल्यूशन का, ठीक। लेकिन अगर वो 0.9% सॉल्यूशन से ज्यादा आ रही है तो जो हमारा सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक। लेकिन अगर वो कम आती है, लेस आ रही है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। तो यहां पर खत्म होती है हमारे मेथड्स टू मेजर आइसोटोनिसिटी। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपने आइसोटोनिसिटी को मेजर तो कर लिया, अब आपको उनके बीच में डिफरेंस दिख गया। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर्टी दिख गई है x, इसकी वैल्यू आपको दिखी जो आपको डिजायर वैल्यू थी उससे ज्यादा या उससे कम है, तो उसको आप एडजस्ट किस तरह से कर पाओगे, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जिनको अभी हम सिर्फ बेसिक में देख रहे हैं। डिटेल में आपको ये सब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ये जो आइसोटोनिसिटी मेजरमेंट करने की दो क्लासेस हैं, पहली आती क्लास 1, दूसरी आती क्लास 2, ठीक। क्लास 1 जो है ये है, इसके अंदर जो मेथड्स आती है वो आती है क्रायोस्कोपिक मेथड और दूसरी आती है NaCl इक्विवेलेंट मेथड। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए आप इनको यूज करेंगे। और क्लास 2 जो है इसके अंदर आता है व्हाइट विंसेंट मेथड और स्प्राउल्स मेथड, इसको आप यूज करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में, ठीक ठीक। तो ये जो है इनको एडजस्ट करने की कुछ मेथड्स हैं आइसोटोनिसिटी को। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय गाइस।